बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन मुझे ये 100% यकीन है कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को समझने में कामयाब हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका मीनिंग क्या है। अगर हम वर्ल्ड पे जाएं इंटरनेशनल लॉ तो आपको पता चलेगा इंटरनेशनल, इंटरनेशन, नेशन कहते हैं कौम को। कौम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कौम आप कह सकते हैं पंजाबी, सिंधी, सिख, बलोची, लेकिन वेन एवर यू टॉक अबाउट द कंट्रीज तो कंट्रीज में वन नेशन इज़ वन स्टेट। अगर कोई पाकिस्तान में रहता है तो ही इज़ पाकिस्तानी, अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है तो वो हिंदुस्तानी, अगर कोई अमेरिका में है देन ही इज़ अमेरिकन। तो इंटरनेशनल लॉ का लफ्ज़ी मतलब ये हो गया कि नेशंस के दरमियान जो लॉ गवर्न करेगा उसे इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। अब जो इंटरनेशनल लॉ है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो के अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। तो अगर किसी मुल्क में सब्ज़ियाँ ज़्यादा उग रही हैं तो क्या वो ज़ायद सब्ज़ियों को ज़ाया कर दें? नहीं, वो ज़ायद सब्ज़ियों को ट्रेड करेंगे दूसरे ममालिक में और वहाँ से मंगवाएंगे अपने लिए जो उनकी रिक्वायर्ड चीज़ है, तो वो ट्रेड करेंगे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कपास अच्छी होती है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गंदम अच्छी होती है। तो वो आपस में क्या करेंगे? आपस में ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करते हुए कहीं ना कहीं उनको कानून की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो किसी ऐसे कानून की ज़रूरत हमेशा रहेगी जो इस ट्रेड को ऑर्गेनाइज करे, जो इस ट्रेड में होने वाली बेज़ाब्तगियों को ख़त्म करे। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के अलावा जो सोशल रिलेशंस होते हैं बिटवीन द नेशंस और वार्स जो होती हैं बिटवीन द नेशंस, उनको भी यही लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ ही गवर्न करेगा। तो इंटरनेशनल लॉ की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कि ये एक सेट है रूल्स और प्रिंसिपल्स का जो कि गवर्निंग द रिलेशन एंड कंडक्ट ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, कि जो रिश्ता और उनका जो सॉवरेन स्टेट्स का बिहेवियर है उनको गवर्न करता है ये जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। किसके साथ? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एज वेल एज विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। न सिर्फ उनके अपने दरमियान यानी कि बिटवीन द कंट्रीज, बट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? जिस तरह यूएनओ है, यूनिसेफ है और नेटो है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनली वर्क करती हैं। इसको इंटरनेशनली एनजीओज भी हो सकती हैं और इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जो 2 या 3 या 4 या 5 या कुछ ममालिक मिल के आपस में उन लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी होती हैं। तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि विद इन द स्टेट्स जो है उनके रिलेशंस को और उनके कंडक्ट्स को गवर्न करता है। ना सिर्फ विद इन द स्टेट मतलब इन बिटवीन द स्टेट्स, बल्कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान भी उनके कंडक्ट और उनके रिलेशन को जो है वो मैनेज करता है, गवर्न करता है। तो 2 चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली, एक स्टेट्स और दूसरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यही 2 चीज़ें जो हैं इनको आप लीगल पर्सन्स भी कह सकते हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो गवर्न करता है अपने सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के ज़रिए। अब अगर आपको मैं बताऊं कि लीगल पर्सन क्या होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, जैसा कि मैं हूं, आई एम ए नेचुरल पर्सन। और अगर कोई मैंने कंपनी बनाई हुई है, दैट कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन। तो यहाँ पे
जो इंटरनेशनल लॉ है वो डायरेक्टली नेचुरल पर्सन्स पे अफेक्ट नहीं करता। यानी कि अब मैं हूं तो मेरे पे इंटरनेशनल लॉ जो है डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, मेरी स्टेट के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर जब इंटरनेशनल लॉ की तरफ से कोई दबाव आएगा तो वो मुझ पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल लॉ अफेक्ट करता है लीगल पर्सन्स पे, लीगल एंटिटीज भी इनको कहा जा सकता है। तो दो चीज़ें हमने डेफिनेशन में पढ़ी हैं कि ये लीगल एंटिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली लीगल एंटिटी जो उसने बताई है दैट इज स्टेट। स्टेट किसे कहते हैं? जो ज्यूरिस्ट हैं उनके मुताबिक स्टेट्स में ये चीज़ें जिस जगह पे होंगी वो एक स्टेट कहलाएगी। सबसे पहली चीज उसमें होनी चाहिए स्टेट में परमानेंट पॉपुलेशन, एक मुस्तकिल आबादी उस स्टेट में होनी चाहिए। अब मुस्तकिल, परमानेंट उसने क्यों लिखा? परमानेंट इसलिए लिखा कि ऐसी आबादी नहीं होनी चाहिए जो आज तो इस जगह पे है कल वो किसी और जगह पे होगी, यानी कि खाना बदोश टाइप। तो एक परमानेंट पॉपुलेशन जो है एक स्टेट के अंदर होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो स्टेट के अंदर होनी चाहिए वो है अ डिफाइंड टेरिटरी। कि कोई उस जो है स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो स्टेट कहाँ कहाँ पे उसका बॉर्डर है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जो है वो उसका बॉर्डर कहाँ कहाँ से किस किस जगह से मिलता है। तो एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यानी कि जो मतलब है कि सबको पता हो कि दिस इज़ द टेरिटरी ऑफ फ्लां स्टेट। तो स्टेट में दो चीज़ें आ गई। सबसे पहली चीज़ परमानेंट पॉपुलेशन आ गई, सेकंड चीज़ उसमें आ गई एक डिफाइंड टेरिटरी। थर्ड चीज़ उसमें जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अ गवर्नमेंट, कि स्टेट के अंदर एक सॉवरन गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसका आर्डर जो है इस पॉपुलेशन पे और इस टेरिटरी के अंदर जो है वो उसका आर्डर चलता हो। और वो जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस पॉपुलेशन की भी, इस टेरिटरी की भी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अगर कोई उस पर मोब अटैक करता है तो यही गवर्नमेंट जो होगी एक रिस्पॉन्सिबल, एक सॉवरन गवर्नमेंट स्टेट में होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो स्टेट में होनी चाहिए वो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कि जो स्टेट है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में जो है वो एंटर हो सके। तो ये चार चीज़ें होंगी तो आपकी क्या बनेगी? स्टेट बनेगी। अब जो स्टेट है उसके प्रिविलेजेस क्या क्या हैं? अगर आपने एक स्टेट बना ली है तो स्टेट को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? सबसे पहला प्रिविलेज जो मिलता है वो मिलता है सॉवरेनिटी का, कि जो स्टेट है उसकी जो हुकूमत है वो उस पूरी की पूरी टेरिटरी पे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे उस स्टेट को मिल जाती है। जो दूसरा प्रिविलेज मिलता है उसको कि ओनली स्टेट्स कैन बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए एक स्टेट होना ज़रूरी है। नहीं सिर्फ एक मुल्क या सिर्फ एक आबादी या सिर्फ एक गवर्नमेंट या सिर्फ एक टेरिटरी जो है वो एक यूएन का मेंबर नहीं बन सकती। यूएन का मेंबर बनने के लिए इट हैज़ टू बी अ स्टेट। अगर स्टेट नहीं होगी तो वो यूएन का मेंबर नहीं बनेगी। थर्ड प्रिविलेज जो मिलता है वो उसे मिलता है एक्सेस टू आईसीजे। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक स्टेट को रसाई मिल सकती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं जो सिर्फ स्टेट को मिलते हैं। तो सबसे पहली जो लीगल एंटिटी होगी इसकी इंटरनेशनल लॉ की, दैट इज़ स्टेट, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं, जो कंडक्ट्स हैं, उनको गवर्न करता है अपने सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस के तहत। दूसरी जो लीगल एंटिटी हमने पढ़ी वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तंजीम है जो एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट्स, कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलके अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं थ्रू एन एग्रीमेंट जो उनके किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, जिस तरह के G20 है। G20 जो दुनिया के टॉप मईशत वाले ममालिक हैं, उन्होंने आपस में एक तंजीम बनाई हुई है G20, जो सिर्फ उन 20 कंट्रीज़ को जो है, उन 20 स्टेट्स को फ़ायदा पहुंचाती है। तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर अगर कोई तंजीम बना लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी पावर्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए जो पावर्स उसको स्टेट्स देती हैं, ओनली दोज पावर्स जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं। और जो इसके बाद अगली चीज़ है कि इस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास एक प्रोरोगेटिव होता है कि ये कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट्स। कि ये एग्रीमेंट कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स पेरेंट स्टेट्स, यानी कि इसको बनाने वाली स्टेट्स के बिहाफ पे ये किसी एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसकी जो पावर्स हैं वो डिफ़ाइन कर दी गई हैं यूएन चार्टर के। यूएन चार्टर जो 1945 में बनाया गया था, उसके तहत यूनाइटेड नेशंस की जो पावर्स हैं वो बता दी गई हैं। तो अगर आप इसकी जो है ना, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल जो है ना ऑर्गान उसे कहते हैं, वो मेन पॉलिटिकल ऑर्गान है, वो है जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलमोस्ट तमाम ममालिक जो हैं वो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली जो है उसका जो बेसिक काम है ये सोशल और इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन करती है और अपनी रिकमेंडेशंस देती है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम चल रहा है और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इसको ऐसे होना चाहिए। जिस तरह के मसला कश्मीर पे उन्होंने इशू बनाया और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी हुई कि मसला कश्मीर पे जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं एंड उस पर एक रिकमेंडेशन देते हैं। ये जनरल असेंबली का काम है। इसकी ये पावर्स लिमिटेड है। ये एग्जांपल है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और जनरल असेंबली पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का। एक और इसका ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करती है, वो डिसीजंस देती है जो कि बाइंडिंग होते हैं इसके मेंबर्स पे। इसके जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन पे वो डिसीजन बाइंडिंग होंगे। ये क्या डिसीजन करती है, इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस है कि दुनिया के अंदर जो है वो अमन और हार्मनी जो है वो कायम रहे। अगर दुनिया में अमन और हार्मनी कायम नहीं रहेगा तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है पीस। एक और इसका जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अगर कहीं दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर कोई कंफ्लिक्ट बन जाता है, कोई झगड़ा बन जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसको सॉल्व करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ is a set of rules and regulations which govern the conduct and relation between the states as well as between the international organizations। के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट्स के दरमियान जो चीज़ उनको गवर्न करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको गवर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली ये ट्रेड को गवर्न करते हैं, ये उनके दरमियान जो वार क्राइम्स हैं उनको गवर्न करते हैं, और अगर उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट्स बन जाता है उनको गवर्न करते हैं, सोशल चीज़ों को ये गवर्न करते हैं। तो जो भी इंटरनेशनली स्टेट्स के दरमियान सेट ऑफ रूल गवर्न कर रहा होगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल लॉ।